नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब। आज का यह वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 8 के विज्ञान विषय पर है, जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे अध्याय 16 का, जिसका नाम है धातु और अधातु। इससे ऊपर के सभी अध्यायों को मैं इसी तरह वीडियो के माध्यम से पढ़ा चुका हूं और इसके अभ्यास प्रश्नों को भी मैं एक एक करके हल करवा चुका हूं, जिसे आप मेरे चैनल के 8th क्लास के विज्ञान वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं अध्याय 16 धातु और अधातु पर। तो यह है आपका अध्याय 16 धातु और अधातु। आज इस अध्याय में सबसे पहले हम लोग धातु और अधातु को अच्छे से समझेंगे, फिर उसके बाद धातु और अधातु के भौतिक गुण को हम लोग समझने वाले हैं, और फिर धातु और अधातुओं के रासायनिक गुण को भी हम लोग समझेंगे, और फिर इस अध्याय के अंत में जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं इन सभी को हम लोग एक एक करके हल करेंगे। ठीक है, तो आप अंत तक मेरे साथ बने रहें। यह है आपका अध्याय धातु और अधातु। इसको इंग्लिश में कहते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। इस अध्याय में हम लोग धातु और अधातु को समझने से पहले हम लोग सबसे पहले यह समझेंगे कि पदार्थ क्या है। पदार्थ को समझेंगे, उसके बाद तत्व को समझेंगे, और तब हम लोग धातु और अधातु को समझेंगे। तो देखिए, पदार्थ के बारे में आप समझिए कि इस पृथ्वी पर जितने भी चीज़ें आपको दिखाई पड़ती है, जितने भी चीज़ें को आप महसूस करते हैं, जितने भी चीज़ें हैं यहाँ पे जो कुछ स्थान घेरती है, वे सभी क्या कहलाते हैं? वे सभी पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, यह तो आप जानते ही हैं। चाहे वो आपका घर हो, आपका कलम हो, आपका मोबाइल हो, आपका किताब हो, कुछ भी, जो भी चीज़ यहाँ पे कुछ स्थान घेरती है वह क्या है? वह पदार्थ है। तो पदार्थ क्या है आप अच्छे से जानते हैं। हम समझते हैं कि तत्व क्या है। देखिए, तत्व को इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, यह जो तत्व है यह प्रकृति में पाए जाने वाले जितने भी पदार्थ है, ठीक है, प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थों का सबसे शुद्ध रूप क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। जिसे किसी भी रासायनिक या भौतिक प्रक्रिया के द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब जितने भी पदार्थ पृथ्वी पर देखते हैं उन सभी पदार्थों का जो शुद्धतम रूप है वह क्या कहलाता है? वह तत्व कहलाता है। और देखिए, इस पृथ्वी पर जितने भी तत्व हैं इन सभी को इस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। सभी तत्वों को, जितने भी तत्व खोजे गए हैं उन सभी तत्वों को इस तरह से सजाया गया है। इसमें इस तरफ जितने भी तत्व हैं इसको हम लोग धातु कहते हैं, और इस तरफ के जितने भी तत्व हैं वे अधातु कहलाते हैं। ठीक है, तो तत्व क्या है आप समझ चुके हैं। यह पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप है। अब देखिए, यही जो तत्व है यही दो भागों में वर्गीकृत है। कुछ तत्व धातु कहलाते हैं और कुछ तत्व अधातु कहलाते हैं, और हम लोग आज इस अध्याय में इसी धातु और अधातु के बारे में अच्छे से समझने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग धातु और अधातु के भौतिक गुण को हम लोग समझते हैं। देखिए, धातु और अधातु के भौतिक गुण में हम लोग सबसे पहले धातु के भौतिक गुण को अच्छे से समझते हैं। तो अगर आप धातु के भौतिक गुण को देखेंगे तो धातु के भौतिक गुण में 7 प्रकार का गुण है। ठीक है, यह कौन कौन सा गुण है? तो देखिए, धातु जो है वह चमकता है, धातु ठोस होता है, धातु आघातवर्ध होता है, धातु ऊष्मा का चालक होता है, और धातु विद्युत चालक होता है, धातु ध्वनिक होता है, और धातु तन्य होता है। ठीक है, अब इस सातों को हम लोग अच्छे से एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए, चमक मतलब होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं लस्ट्रस। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि कोई भी धातु जो होगा, जैसे सोना है, चांदी है, या फिर जो भी धातु है वह सब क्या है? वह सब चमकता है। यानी धातुओं में क्या होती है? चमक होती है। ठीक है, आप देखे होइएगा सोना का कान में का या फिर नाक में का लड़कियां लोग जो पहनती है वह सब क्या है? वह सब काफ़ी चमकता है ना। तो धातु जितने भी होते हैं वे सब क्या होते हैं? चमकते हैं। उन धातुओं में क्या होता है? लस्टर होता है। अब देखिए, इसके बाद अगला जो भौतिक गुण है वह है ठोस, है ना। कोई भी धातु जो है वह क्या होता है? वह ठोस होता है, यानी सॉलिड रूप में होता है। ठीक, आपको तो पता है पदार्थ का 3 रूप है, सॉलिड, ठोस, द्रव्य और गैस। ठीक है, तो कोई भी धातु जो होगा वह हमेशा ठोस होगा। ठीक है, वह सॉलिड होगा, एक पारा यानी मरकरी को छोड़ के। ठीक है, उसको आपको हम लोग ये बाद में हम उसको लिखवा देंगे। ठीक, अपवाद जो है जितने भी उसको हम बाद में लिखवा देंगे। जितने भी लगभग धातुएं हैं वे सभी किस रूप में हैं? वे सभी ठोस रूप में। ठीक, अगला जो इसका गुण है धातु का भौतिक गुण वह है आघातवर्ध। देखिए, आघातवर्ध को इंग्लिश में कहते हैं मेलिएबल, जिसका अर्थ होता है पीटने पर फैलना। यानी कहने का मतलब है, जब आप किसी धातु को जब बड़ा हथौड़ा से पीटेंगे, जोर जोर से उस पर प्रहार करेंगे, तो वह धातु जो है वह टूटेगा नहीं, वह क्या हो जाएगा? वह चादर के जैसा फैलने लगेगा। ठीक है, और इसी चादर के रूप में फैलना वाला जो गुण है इसको हम लोग क्या कहते हैं? आघातवर्ध कहते हैं, यानी मेलिएबल कहते हैं। ठीक, अगला जो धातु का गुण है वह है ऊष्मा चालक, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कहने का मतलब है किसी धातु से आसानी से आप ऊष्मा को चला सकते हैं। मतलब आप देखे होइएगा जब प्रेशर कुकर में खाना बनता है, चावल बनता है, तो प्रेशर कुकर में देखे होइएगा काला ये रबर का लगा हुआ रहता है ताकि उसको हम लोग पकड़ सके। ठीक है, अगर नहीं लगा रहेगा तो हम लोग से वो प्रेशर कुकर पकड़ाएगा ही नहीं।
या फिर आप देखे होइएगा सब्जी बनता है जिस कढ़ाई में, उस कढ़ाई में जब सब्जी आधा पक गया रहता है तो उसको कढ़ाई को चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा का इस्तेमाल करते हैं उसको पकड़ने के लिए। क्यों कपड़ा का इस्तेमाल करते हैं? अगर कपड़ा से हम लोग कढ़ाई को नहीं पकड़ेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है किसी भी धातु में ऊष्मा जो है वह एक जगह से दूसरे जगह तक फैलने लगती है। ठीक, लेकिन अधातु होगा उसमें नहीं फैलेगा। जैसे देखिए आप लकड़ी है, ठीक है, कोई प्लास्टिक है, उसमें क्या होता है, ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती है, लेकिन धातु में चली जाएगी। अगला है विद्युत चालक, यानी धातु जो होता है वह विद्युत का भी चालक होता है। कहने का मतलब है धातुओं में ये बिजली आप एक जगह से दूसरे जगह तक भेज सकते हैं। ठीक, यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी धातु हैं वे क्या होते हैं, वे इलेक्ट्रिसिटी को यानी बिजली को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचा सकते हैं। ठीक, अगला जो धातु का भौतिक गुण है वह है ध्वनिक। ध्वनिक को इंग्लिश में कहते हैं सोनोरस। देखिए यह ध्वनिक क्या है, जब आप किसी धातु को दूसरे धातु से जब पीटेंगे, ठीक है, तो वह टन टन का आवाज़ आएगा। ठीक, इसी टन टन का आवाज़ को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। तो ध्वनि का मतलब क्या हुआ, पीटने पर टन टन का आवाज़ आना। ठीक है, और यह गुण सिर्फ धातु में ही होता है। ठीक, अगला है तन्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डक्टाइल, यानी जितने भी धातुएं हैं वे सभी तन्य होती है। यानी आप इसको किसी धातु को आप खींच के लमड़ा के तार के रूप में बदल सकते हैं। ठीक, इसी को हम लोग कहते हैं, इसी गुण को तन्य कहते हैं, यानी डक्टाइल कहते हैं। ठीक, तो इस तन्य का मतलब क्या हुआ, लमड़ा के पतला तार में बदल देना, यही गुण क्या है, तन्य है। ठीक है, तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी धातु जो है उसके भौतिक गुण यही सब है। धातु में चमक होता है यानी लहचरस होता है, धातु जो है वह ठोस रूप में होता है, धातु जो है वह आघातवर्ध होता है यानी मेलिएबल होता है, यानी उसको जब आप पीटेंगे तो वह फैलेगा। धातु जो है वह ऊष्मा का चालक होता है, यानी धातु में ऊष्मा गर्मी एक जगह से दूसरे जगह तक फैल जाती है। धातु जो है वह विद्युत का चालक होता है। ठीक, यानी धातुओं से आप बिजली को एक जगह से दूसरे जगह तक भेज सकते हैं। आप देखते होइएगा बिजली का जो तार होता है वह कॉपर का होता है, एल्युमिनियम का होता है। ठीक है, अगला है ध्वनिक। धातु जितने भी हैं वह सभी क्या है, सोनोरस है, यानी जब आप उसको पीटेंगे तो टन टन का आवाज़ आएगा। ठीक, जितने भी धातुएं हैं वे तन्य होती है। तन्य का मतलब है कि आप उन धातुओं को क्या कर सकते हैं, लमड़ा के पतला तार में बदल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अधातु होगा तो वह नहीं बदलेगा, वह टूट जाएगा। तो धातु के भौतिक गुण में यही सब है, इसको आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। अब हम लोग अधातु के भौतिक गुण को देख लेते हैं। ठीक है, आप धातु के भौतिक गुण को देख चुके थे, अब हम लोग अधातु के भौतिक गुण को देखते हैं। पहला गुण है इसका कि इसमें चमक नहीं होता है, यह डल होता है। ठीक है, जितने भी धातु होंगे वे डल होते हैं, उनमें चमक नहीं होता है, एक डायमंड यानी हीरा को छोड़कर। ठीक है, वह सब अपवाद है, इसको हम लोग बाद में लिखवा देंगे आपको। अगला है कि ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है अधातु, यानी किसी भी अधातु से जब आप ऊष्मा दौड़ाएंगे या फिर बिजली दौड़ाएंगे तो वह नहीं जाएगा। ठीक है, इसलिए आप देखते होइएगा बिजली का जो तार होता है वो अंदर में धातु होता है और ऊपर से क्या होता है, प्लास्टिक होता है या फिर पीवीसी होता है, कुछ भी होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ताकि हम लोग तार को छुए तो हम लोग करंट नहीं लगे। अगला है पीटने पर टुकड़ा टुकड़ा हो जाना, यानी अधातु जो है जब आप उसको पीटेंगे तो टन टन का आवाज़ नहीं आएगा, वह क्या हो जाएगा, वह टुकड़ा टुकड़ा में हो जाएगा। ठीक, वह टूट फूट जाएगा, इसको कहते हैं ब्रिटल। ठीक, इस गुण को कहते हैं ब्रिटल, यानी टुकड़े टुकड़ा में बदल जाना। अगला और अंतिम गुण इसका है कि यह ठोस, द्रव्य और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, जिस प्रकार धातु जो है वह सिर्फ ठोस अवस्था में था, लेकिन अधातु जो है वह तीनों रूप में पाया जाता है, ठोस, द्रव्य और गैस तीनों रूप में। ठीक है, तो आप धातु और अधातु के भौतिक गुण को अच्छे से समझ चुके हैं, हम चलते हैं आगे। इसको आप लिख सकते हैं अपने कॉपी में। अब हम आते हैं अपने अध्याय के सबसे पहले पैराग्राफ पे। देखिए आप अपने आसपास बहुत से पदार्थों को देखते हैं, यह प्रायः धातु या अधातु होते हैं। ठीक है, असल में धातुओं का जो व्यवहार होता है वह बहुत सालों से होता आ रहा है। बहुत पहले से हम लोग धातु का यूज करते आ रहे हैं। शुरू में जब धातु का खोज नहीं हुआ था तो मनुष्य जो था वह औजार, आदि मानव जो थे वह औजार किसी से बनाते थे, वे औजार लकड़ी से, पत्थर से, है ना, हड्डी जो होता था उससे औजार बनाते थे। ठीक है, तो उस औजार से वे शिकार अच्छे से उतना नहीं कर पाते थे, लेकिन जैसे जैसे धातु का खोज हुआ वे लोग और अच्छे से लोहा का औजार बनाने लगे। जब से वे लोग, तब से क्या हुआ, वे लोग अच्छे से शिकार करने लगे। ठीक है, इसी में देखिए आगे देखिएगा तो इसमें लिखा है कि सोना,
तांबा, चांदी, सीसा, टीन, लोहा, पारा क्रमशः 7 प्राचीनतम धातुएं हैं। ठीक है, कहने का मतलब है सबसे पहले सोना का खोज हुआ था, उसके बाद तब तांबा, तब चांदी, तब सीसा, है ना। इस तरह से ये जो 7 धातुएं हैं ये सबसे प्राचीनतम धातुएं हैं। ठीक है, इसको बहुत पहले से लोग क्या कर रहा है, यूज करते आ रहा है, जिन्हें आप लोग व्यवहार में अभी आज भी देखते होंगे। ठीक है, इसी कारण धातु कर्म व्यवहित विज्ञान की सबसे पुरानी पद्धति है। हम आते हैं समझते हैं यह धातु कर्म यानी मेटलर्जी क्या है। तो देखिए, धातु कर्म जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं मेटलर्जी। ठीक है, प्रकृति में पाए जाने वाले जितने भी धातु हैं, प्रकृति में पाए जाने वाले धातुओं को उनके अयस्कों से अलग करने का जो प्रक्रम है तथा उपयोग करने के लिए उनका शोधन करना क्या कहलाता है, धातु कर्म कहलाता है। ठीक, यानी किस प्रकार हम लोग ज़मीन के नीचे से धातु को उसको निकालते हैं और उस धातु से हम लोग बहुत सारा चीज़ बनाते हैं। ठीक है, यही क्या है, यही विज्ञान जो है यह धातु कर्म कहलाता है। ठीक है, आशा आप इसको समझ गए होंगे। तो यही इसमें लिखा है कि धातु की खोज के बाद तो नए नए प्रकार के औजार बनने लगे, इसी तरह हथौड़ी भी लोहे की बनी। कहने का मतलब धातु का जब खोज हो गया उसके बाद बहुत सारे औजार, बहुत सारे मशीन, बहुत सारे फैक्ट्री इत्यादि जितने भी चीज़ें हैं वे सभी लगभग धातुओं का उसमें क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, तो धातु का क्या यूज है इसको हम अगर नहीं भी बताए तो आप इसको समझ चुके होंगे। अब देखिए, अब इसी में जो अगला टॉपिक था धातु और अधातु के भौतिक गुण, इसको आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है और कुछ नोट्स है, इसको आप अपने कॉपी में लिखते चलेंगे। देखिए, सबसे पुराना धातु सोना है जिसका आविष्कार लगभग 6000 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पुराना धातु, सबसे पहले किस धातु का खोज किया गया, तो सबसे पुराना धातु कौन है, सोना है। ठीक है, इसका आविष्कार कब हुआ था, 6000 ईसा पूर्व, यानी जब से तारीख का गणना हो रहा है तब से 6000 साल पहले। ठीक है, अब इसी में एक अगला पॉइंट है, देखिए यहाँ पे, इसको कहते हैं मिश्र धातु, इसको इंग्लिश में कहते हैं एलोय। ठीक है, आप समझिए कि मिश्र धातु यानी एलोय क्या है। देखिए, स्टील आप यूज करते होंगे, स्टील धातु नहीं है, स्टील क्या है, स्टील एलोय है। आप पीतल देखे होंगे, पीतल क्या है, एलोय है, यानी मिश्र धातु है। तो मिश्र धातु क्या है, देखिए कई धात्विक पदार्थों को मिलाकर क्या बनाया जाता है, मिश्र धातु बनाया जाता है। ठीक है, जिसका अपना एक अलग रंग और चमक होता है। ठीक, यानी जब 2 से अधिक धातुओं को मिलाया जाता है और उससे अलग प्रकार का जब चीज़ बनाया जाता है तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, उसी को मिश्र धातु यानी एलोय कहते हैं। आशा इसको भी आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब देखिए, इसी धातु के गुण में आप ठोस में जब पढ़े हैं कि धातु क्या होता है, ठोस होता है। ठीक, लेकिन इसमें एक अपवाद है कि मरकरी जो है, जिसको पारा कहते हैं, वह क्या है, वह द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं समान तापक्रम पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, कि आप जब आगे बढ़ेंगे तो इसमें एक पीला वाला बॉक्स है, इसमें आपको बता रहा है कि सोना का जो शुद्धता होता है उसको हम लोग कैसे नापते हैं। तो देखिए, सोना का जो शुद्धता होता है उसको हम लोग किस में नापते हैं, कैरेट में नापते हैं। ठीक, शुद्ध सोना जो होता है वह 24 कैरेट का होता है। ठीक, इसको हम लोग कॉपी पे समझते हैं। सबसे पहले तो आप यह जानिए कि सोना का जो शुद्धता होता है हम लोग किस में नापते हैं, कैरेट में नापते हैं। ठीक, और सबसे शुद्ध सोना कौन होता है, 24 कैरेट का सोना, यानी सबसे शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। ठीक, अब देखिए, आप जब दुकान में खरीदने जाएंगे तो आपको 22 कैरेट का सोना देगा आपको दुकानदार। ठीक, क्योंकि यह जो 24 कैरेट का जो सोना होता है यह सबसे शुद्ध सोना होता है। अगर आपको आपका जो गहना है कान में का, नाक में का, अगर आप 24 कैरेट का होगा तो यह आसानी से मुड़ जाएगा, आसानी से टूट जाएगा, आसानी से पचक जाएगा। ठीक, इसलिए 24 कैरेट का शुद्ध गहना हम लोग नहीं पहनते हैं। हम लोग कितने कैरेट का पहनते हैं, 22 कैरेट का। अब देखिए, 22 कैरेट का गहना जो होता है, सोना होता है, उसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 22 कैरेट जो है, देखिए 24 कैरेट तो टोटल शुद्ध हुआ। ठीक, लेकिन 22 कैरेट का मतलब यह हुआ कि 24 भाग में 22 भाग सोना और बाकी 2 भाग कोई दूसरा धातु। ठीक है, यानी 22 कैरेट का जो सोना होता है उसमें 22 भाग जो होता है वह क्या होता है, सोना होता है, और 2 भाग जो बच गया वह क्या होता है, चांदी या तांबा होता है। ठीक, इसी प्रकार अगर आप 18 कैरेट का सोना खरीदते हैं तो इसमें क्या होगा, 18 भाग जो होगा तांबा होगा, ये 18 भाग सोना होगा। ठीक, और इसमें 6 भाग क्या होगा, चांदी या तांबा होगा। अगर आप 18 कैरेट का सोना लेंगे तो 18 भाग क्या होगा, इसमें सोना, बाकी 6 भाग इसमें दूसरा धातु होगा। ठीक, तो इसी तरह हम लोग सोना का जो शुद्धता है वह किस में नापते हैं, कैरेट में नापते हैं। आशा आप इसको समझ गए होंगे। हम चलते हैं आगे। अब देखिए, जब आप अपनी किताब में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसमें लिखा है कि धातु और अधातु में कुछ अपवाद भी होते हैं। यानी अभी आप जो गुण पढ़े हैं कि धातु और अधातु में क्या क्या गुण होते हैं,
तो उस गुण में कुछ अपवाद भी है, और वह अपवाद क्या क्या है इसको आप अपने कॉपी में लिख लेंगे, समझ लेंगे इसको अच्छे से। सबसे पहला जो गुण है अपवाद क्या है, देखिए यह सभी धातुएं तन्य होती है, अपवाद विस्मित। यह देखिए यह जो विस्मित है यह तन्य नहीं होता है, यानी अगर आप इसको खींचेंगे लमड़ाएंगे तो यह पतला तार में नहीं बदलेगा, यह टूट जाएगा। ठीक है। अगला है कि सभी धातुएं ठोस होती है, अपवाद मरकरी पारा, इसको आप पढ़ चुके हैं। सभी धातुएं क्या होती है, ठोस अवस्था में होती है, लेकिन यह जो मरकरी है यह द्रव अवस्था में होती है। ठीक है। अगला है कि आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम आदि अत्यंत कठोर है। कहने का मतलब धातु जो है वह सब क्या है, कठोर है, ठोस है। जैसे आयरन है, लोहा है, कॉपर है, यह सब बहुत ही ठोस होता है। लेकिन देखिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो धातु है यह एकदम मुलायम है, और यह इतना मुलायम है कि आप इसको चाकू से भी काट सकते हैं। ठीक है। कौन कौन सा धातु, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ठीक, इसको आप चाकू से काट सकते हैं, इतना मुलायम है, सोच लीजिए। ये तो पनीर के जैसा हो गया है ना, पनीर हम लोग चाकू से काटे खाते हैं। अब देखिए चौथा नंबर जो है अपवाद, लीड जो है सीसा, पारा यानी मरकरी धातु होते हुए भी ऊष्मा के सबसे कम चालक है। कहने का मतलब है कि आप धातु के गुण में पढ़ चुके हैं या कि यह ऊष्मा का क्या होता है, चालक होता है, यानी इसमें गर्मी पास हो जाता है एक तरफ से दूसरी तरफ। लेकिन लीड जो है सीसा और पारा यानी मरकरी, इस दोनों धातुओं में आप ऊष्मा पास नहीं करवा सकते हैं, यानी यह ऊष्मा का कुचालक है। ठीक है। अगला जो कह रहा है 5 नंबर कि कुछ तत्व ऐसे हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है। जैसे बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम, यह सब ऐसा धातु सब है। ठीक है। इसमें धातु का गुण भी है और अधातु का गुण भी है। ठीक। और अंतिम जो अपवाद है वह देखिए क्या है कि सभी धातुएं विद्युत की कुचालक है, अपवाद सभी अधातुएं विद्युत की कुचालक है, अपवाद ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। देखिए आप पढ़ चुके हैं धातु के गुण में कि जितने भी धातु है वे ये बिजली क्या होता है उनमें से गुजर जाता है। लेकिन आप अधातु के गुण में पढ़े हैं कि अधातु जो है वह बिजली को पास नहीं होने देता है, यानी आप अगर अधातु से बिजली पास करवाएंगे, बिजली प्रवाहित करवाएंगे तो वह बिजली नहीं चलेगा आगे। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है, ठीक है, यह अधातु होते हुए भी क्या है, विद्युत का सुचालक है। अब आप बताएं, पूछेंगे कि यह ग्रेफाइट है क्या, तो आप पेंसिल यूज करते होंगे, है ना। पेंसिल के अंदर में जो काला वाला भाग होता है जिसे लिखा जाता है वही ग्रेफाइट है, और उस ग्रेफाइट से बिजली एक जगह से दूसरी जगह पास हो जाता है। ठीक, वह एकदम कॉपर और एल्युमिनियम के तार के जैसा वह काम करता है, उसके अंदर वाला जो काला वाला भाग होता है। ठीक, तो इस तरह से आप धातु और अधातु का जो गुण पढ़े हैं उसमें कुछ अपवाद है, इस अपवाद को भी आप समझ लेंगे, लिख लेंगे। देखिए इसी अपवाद में एक और अपवाद है लास्ट में, 7 नंबर अपवाद, हीरा अधातु है फिर भी वह सबसे ज़्यादा चमकने वाला पदार्थ है। ठीक, आप पढ़ चुके हैं कि धातु के गुण में कि धातु जो होता है वह क्या होता है, वह चमकता है, लेकिन हीरा जो है वह अधातु होते हुए भी क्या होता है, सबसे ज़्यादा चमकने वाला पदार्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे धातु और अधातु का जो गुण था वह टॉपिक यहाँ पे अब खत्म हुआ। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वह है धातु और अधातुओं के रासायनिक गुण। ठीक, मतलब हम लोग अभी तक भौतिक गुण के बारे में देख रहे थे, समझ रहे थे, अब हम लोग रासायनिक गुण के बारे में देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, और इस धातु और अधातु के रासायनिक गुण में हम सबसे पहले यह समझेंगे कि धातु जो है, धातु और अधातु वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा। ठीक, धातु और अधातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा। ठीक, धातु और अधातु जो है वह अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, है ना। यानी धातु और अधातु जो है वह ऑक्सीजन, जल, है ना, एसिड, बेस, इस चारों के साथ हम लोग अभिक्रिया करा कर देखेंगे कि क्या होता है। ठीक, और उसके बाद अंत में हम लोग समझेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है। ठीक, और इसमें हम एक और टॉपिक भी समझने वाले हैं, वह है एक्वा रेजिया, इसको भी हम लोग समझेंगे, और तब अंत में हम लोग अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि धातु और अधातु यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कैसे करता है तो क्या बनता है। तो देखिए पहला टॉपिक है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, यानी रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। जब धातु है जो है वह ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है। आप देखिए होइएगा, बहुत सारा लोहा का जो औजार होता है, खुरपी, कुदाल या बहुत सारा चीज़ होता है, उसको आप बहुत दिन तक ऐसे ही छोड़ देंगे हवा में, खुला में, तो उसमें क्या हो जाता है, जंग पकड़ लेता है। ठीक है, तो असल में वह जंग नहीं रहता है, वह लोहा का क्या होता है, ऑक्साइड होता है। ठीक है, वह लौ ऑक्साइड अपने आप बन जाता है, हवा में जो पानी उपस्थित है, ऑक्सीजन उपस्थित है, उसी के साथ अभिक्रिया करके वह जंग बन जाता है। ठीक, तो हम सबसे पहले देखेंगे धातु जल के साथ, धातु जो है वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, फिर अधातु जो है ऑक्सीजन के साथ ये अभिक्रिया करके क्या बना रहा है। तो देखिए धातु जो है, लोहा एक
धातु है, आपको पता है। ठीक, तो धातु, लोहा धातु जो है वह ऑक्सीजन और पानी के साथ यानी नमी के साथ जब अभिक्रिया करता है तो लौह ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड का निर्माण करता है। और यह जो लौह ऑक्साइड है यह क्षारीय गुण वाला ऑक्साइड है। ठीक है, इसमें क्षारीय गुण विद्यमान होता है, यह बेस होता है। ठीक है, और अधातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो देखिए अधातु चारकोल आप जानते होइएगा, है ना। चारकोल जो है, जब चारकोल को आप ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है, तो यह क्या बनता है, यह कार्बोनिक अम्ल बनता है। ठीक है, इसको कार्बोनिक एसिड कहते हैं और यह जो है यह अम्लीय गुण वाला होता है। ठीक, तो कहने का मतलब है कि धातु जो होता है, धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्षारीय गुण का बनता है यानी ऑक्साइड बनता है, और अधातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो यह अम्लीय गुण वाला होता है। ठीक है, आशा आप इसको समझ गए होंगे। हम चलते हैं आगे। इसको आप समझ चुके हैं, अब हम देखते हैं कि यह धातु जो है वह जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनेगा। तो देखिए जल के साथ यह अभिक्रिया कैसे करता है। मैग्नीशियम एक धातु है, आपको पता है। ठीक है, मैग्नीशियम को जब पानी मिलाकर जब उसको गर्म किया जाता है, ठीक है, यानी जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो यहाँ बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि किसी भी धातु को आप जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक, किसी भी धातु को आप जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक, और अगर आप अधातु को जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ अभिक्रिया नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अधातु जो है वह जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, आशा आप इसको समझ गए होंगे, इसको आप लिख ले। हम चलते हैं आगे। इसी टॉपिक के अंतर्गत देखिए एक महत्वपूर्ण ये पॉइंट है जो आपके किताब में लिखा हुआ है, इसको आप समझते चले और अपने कॉपी में भी लिखते चले। देखिए फास्फोरस को पानी में हम रखते हैं, ठीक है, जिससे यह हवा से अभिक्रिया नहीं कर पाए, क्योंकि यह हवा से अभिक्रिया करता है और आग पकड़ लेता है। ठीक, फास्फोरस एक ऐसा तत्व है, इसको हम लोग खुला हवा में नहीं रखते हैं। अगर खुला हवा में इसको रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह आग पकड़ लेगा हवा से अभिक्रिया करके। ठीक है, इसलिए इसको हमेशा पानी में रखा जाता है। ठीक, तो आप ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कैसे होता है, जल के साथ अभिक्रिया कैसे होता है आप समझ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि धातु और अधातु जो है वह अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। तो देखिए अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं, आपको पता है। ठीक है, धातु जो है वह एसिड यानी अम्ल के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करता है। देखिए लोहा एक धातु है, आपको पता है। ठीक, और जब इसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मिलाते हैं यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिलाते हैं लोहा को, तो क्या बनता है, फेरिक क्लोराइड और हाइड्रोजन बनता है। ठीक है, यह फेरिक क्लोराइड जो है यह एक लवण है और हाइड्रोजन जो है यह एक गैस है। ठीक है, तो कहने का मतलब है किसी धातु को जो आप किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक, और अधातु जो है वह अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, आप समझ गए इसको, अधातु जो है वह अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। देखिए इसमें आप पढ़े हैं कि लोहा जो है या कोई भी धातु वह अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और गैस बनाता है। कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। अब इसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपके किताब में है, इसको आप समझते चले। देखिए यह आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी से संबंधित है, इसलिए आप इसको ज़रूर समझें। यहाँ लिखा है कि क्या आप जानते हैं कि कुछ पदार्थों यहाँ लिखा है कि क्या आप जानते हैं कि कुछ खाद्य पदार्थों जैसे नींबू, दही, अचार, इमली इत्यादि इनमें अम्ल होता है। ठीक है, आपको तो पता ही है, नींबू, दही, अचार इस सब में क्या होता है, एसिड होता है ना। साइट्रिक एसिड होता है नींबू में, दही में कौन लैक्टिक एसिड होता है, अचार में, इमली में एसिड होता है, सब में क्या होता है, अम्ल होता है। और अगर आप अम्ल को लोहा के बर्तन में रख देंगे, जैसे लोहा, तांबा या एल्युमिनियम के अगर बर्तन में आप इस चीज़ को रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यह अभिक्रिया करके क्या बना देगा, लवण और हाइड्रोजन गैस बना देगा। ठीक, इसलिए जब भी हम इस चीज़ को रखेंगे, नींबू, दही, अचार, इमली इत्यादि इन चारों चीज़ों को अगर हम रखेंगे तो हम लोग किसी धातु के बर्तन में नहीं रखेंगे, यानी हम लोग उसको लोहा, तांबा या एल्युमिनियम के बर्तन में गलती से भी नहीं रखेंगे। ठीक, इसको हम लोग कैसा बर्तन में रखेंगे, स्टील के बर्तन में रखेंगे। ठीक, क्योंकि अगर हम लोग इसको किसी लोहा, तांबा या एल्युमिनियम के बर्तन में रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बना देगा। ठीक है, क्योंकि ये धातु उन अम्लों से अभिक्रिया करके हानिकारक पदार्थ लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं।
ठीक है। इस प्रकार खाद्य पदार्थ खाने लायक नहीं रह जाता है। तो अगर आप इसको धातु के बर्तन में रखेंगे तो वह, और अगर आप खाएंगे उसको तो आप क्या हो जाएगा, वह आपके लिए जहर के समान हो जाएगा, ठीक है। तो यह इसलिए हम आपको कहते हैं इसको आप अच्छे से समझ लें। देखिए इसी में एक और टॉपिक है आगे, यह पीला वाला बॉक्स है, यह महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको आप समझते चले अच्छा से। क्या आप जानते हैं कि यह जो एक्वा रेजिया है यह क्या है, ठीक है। एक्वा रेजिया क्या है, एक्वा रेजिया को आप समझिए। यह रॉयल जल का लैटिन शब्द है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के 3:1 के अनुपात का ताज़ा मिश्रण है को क्या कहते हैं हम लोग, एक्वा रेजिया कहते हैं, ठीक है। सांद्र हाइड्रो कहने का मतलब है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है यह कै भाग, 3 भाग, ठीक। और नाइट्रिक अम्ल जो है यह कै भाग, 1 भाग, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड 3 और 1 के अनुपात में जो मिश्रण होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्वा रेजिया कहते हैं, ठीक। और यह इतना खतरनाक ये अम्ल होता है कि यह सोना और प्लेटिनम को भी क्या कर सकता है, गला सकता है, ठीक है। आप देखे होइएगा गांव देहात में लोग, बहुत सारे लोग एक्वा रेजिया लेके घूमते हैं, जो ये आपके घर में आएंगे और कहेंगे कि आभूषण को लाइए हम साफ़ कर देते हैं, ठीक है। और अगर आप नहीं जानते हैं यह सब चीज़ तो आप क्या करेंगे, अपना सोना का जो आभूषण है या फिर चांदी का आभूषण है उसको आप साफ़ करवा लेते हैं। तो वह जो साफ़ करने वाला होता है वह एक्वा रेजिया साफ़ करता है और आपका सोना को ऐसा होता है कि उसमें से बहुत सारा सोना अपने एक्वा रेजिया के मिश्रण में वह मिला लेता है, ठीक। अकेले किसी भी अमल में यह क्षमता नहीं होती। जब पुराने एवं मलिन सोने के आभूषण को इस विलयन में डाला जाता है तो यह नए आभूषण की तरह चमकने लगता है, लेकिन इसका वजन बहुत कम हो जाता है, अर्थात वजन कुछ घट जाता है क्योंकि सोना एक्वा रेजिया के विलयन में गल जाता है, मिल जाता है, ठीक। और वह अपने घर जाता है और उसमें से उस विलयन में से एक्वा रेजिया के विलयन में से क्या कर लेता है, जो सोना आपके यहाँ से धोया है उसमें से सोना निकाल लेता है। तो कभी भी आपके दरवाजे पर अगर कोई आए और कहे कि लाइए हम आपका सोना या आभूषण धो देते हैं चाहे चमका देते हैं, तो इस गलतफहमी में आप ना पड़े, ठीक है। आप खुद से उसको ब्रश से, सरफ से, साबुन से अच्छे से साफ़ कर ले, ठीक। तो इसमें आप अम्ल के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करता है धातु और अधातु, इसको भी आप समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि क्षार के साथ यह किस प्रकार अभिक्रिया करता है। तो देखिए यहाँ है क्षार के साथ अभिक्रिया, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए टीन एक धातु है, ठीक, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, ठीक। जब टीन को हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाएंगे, ठीक है, तो यह क्या बनाता है, पोटेशियम स्टेनेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक। कहने का मतलब है कि किसी भी धातु को जब आप क्षार के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या निकलेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है। जिस प्रकार अम्ल में निकल रहा था उसी प्रकार क्षार में भी क्या निकलेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक। ऐसा आप इसको समझ चुके होंगे। देखिए और अगर आप अधातु का बात करेंगे तो अधातु जो है वह क्षारों के साथ अभिक्रिया करता है, लेकिन इसका प्रक्रिया क्या है, बहुत जटिल है। इसको अभी आपको नहीं समझना है, यह आप आगे के कक्षाओं में पढ़ेंगे, ठीक। तो क्षार के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करता है इसको भी आप अच्छे से अब समझ चुके हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है, देखिए विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या है, यह आप इसको एकदम आसानी से अच्छे से समझ लेंगे। देखिए इसी में आगे आपको दिया हुआ है कि कॉपर सल्फेट को जब जिंक के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो जिंक सल्फेट और कॉपर बन जाता है, ठीक। यहाँ पे विस्थापन क्या हो गया, देखिए कॉपर सल्फेट जो है, पहले कॉपर सल्फेट जो था वह कॉपर के साथ था। अब जब अभिक्रिया हो गया तो यह सल्फेट जिंक के साथ मिल गया, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी कॉपर सल्फेट को जब जिंक के साथ मिला दिया गया तो जब अभिक्रिया कराया तो जिंक क्या किया, इससे कॉपर में से सल्फेट क्या किया अपने पास ले लिया, या जिंक सल्फेट खुद बन गया और इस कॉपर को क्या कर दिया, अलग कर दिया, ठीक। तो यही है विस्थापन अभिक्रिया, एकदम आसान चीज़ है, ठीक है। यानी एक दूसरे को विस्थापन कर देना, दूसरे से ले लेना, ठीक। अब देखिए अब हम लोग देखते हैं यह उपयोगिता, यानी जब हम लोग धातु और अधातु जो हम लोग पढ़े हैं इसका क्या उपयोगिता है, ठीक है। तो धातु जैसे लोहा, तांबा, अल्मुनियम इत्यादि जो है इसका क्या उपयोगिता है आप इसको अच्छे से जानते हैं। इसके बिना आपका जीवन अधूरा है समझ लीजिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए लोहा जो है आयरन का उपयोग हमारे दैनिक जीवन के लिए कई उपयोगी वस्तुओं से लेकर कृषि यंत्रों के बनाने में होता है, ठीक। जितना भी फैक्ट्री है, कल्प ऊर्जा, जो भी चीज़ है सब किससे बनता है, लोहा से बनता है। आपके घर का ग्रिल गेट जो होगा वह सब किसका होगा, लोहा का होगा।
एल्युमिनियम का उपयोग बर्तन बनाने तथा वायुयान यानी हवाई जहाज़ बनाने के लिए होता है। क्यों? क्योंकि यह हल्का होता है। ठीक है, हवाई जहाज़ जो होता है वह किससे बनता है? एल्युमिनियम से बनता है। इसी में देखिए आगे है, तांबा का जो इस्तेमाल होता है वह बिजली का तार बनाने के लिए होता है। ठीक, या विद्युत संयंत्र में होता है। आपके घर में जो बिजली का तार होगा वह किससे बनता है? तांबा से बनता है। सोना और चांदी जो है इससे क्या बनता है? आभूषण बनता है। ठीक, गहना बनता है। फिर इसके बाद देखिए बहुत सारा चीज़ है, ये इसी तरह बहुत सारा जो धातु है उसका क्या करते हैं हम लोग? यूज करते हैं मशीन में, जैसे पंखा में, टीवी में, फ्रिज में इत्यादि में। ठीक, देखिए इसके बाद एक चीज़ दिया है कि क्या आप जानते हैं, कहने का मतलब है कि धातु जो हम लोग ये यूज करते हैं वह धातु सिर्फ हम लोग फैक्ट्री और अपने ज़रूरत के मशीनों में ही सिर्फ यूज नहीं करते हैं। इसको हम लोग, यह धातु जो है यह हमारे शरीर में भी विद्यमान है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है धातु, लोहा धातु जो है वह हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन का घटक है जो मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन करती है। ठीक है, आपके शरीर में आयरन होता है, आप सुने होइएगा आयरन की कमी से एनीमिया का बीमारी हो जाता है ना। बहुत सारे लोगों को आयरन का कमी हो जाता है खून में, है ना। तो इस तरह से लोहा जो है, आयरन हमारे शरीर में खून में भी पाया जाता है। ठीक, तांबा और जिंक जो है यह हमारे शरीर के एंजाइम में पाया जाता है। ठीक, आर्सेनिक जो है यह एक विषैली धातु है जो आपके शरीर में अगर चला गया तो आप मर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए मैग्नीशियम धातु जो है यह पौधों में विद्यमान होता है। ठीक, तो इस तरह से बहुत सारे धातु जो है वह क्या होते हैं, वह हमारे शरीर में पाए जाते हैं। इसी तरह देखिए कुछ अधातु है जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम एवं फास्फोरस। इसका उपयोग किस में होता है? उर्वरक का निर्माण करने में होता है, यानी खेत में जो आपका फसल उपजता है इसके उपयोग से और अच्छा उर्वरक बन जाता है। ठीक, फिर इसके बाद देखिए फास्फोरस जो तत्व है यह माचिस के निर्माण में उपयोग होता है। ठीक है, आप जो माचिस जलाते हैं उसमें उस पर क्या होता है? फास्फोरस लगा होता है। ठीक, आयोडीन जो है कटने छीलने पर एंटीसेप्टिक के रूप में लगाया जाता है। आपके शरीर में देखिएगा कट फट जाता है तो डॉक्टर के यहाँ जब आप जाते हैं तो वह एंटीसेप्टिक देता है, दवाई देता है। तो उस दवाई में क्या होता है? उस दवाई में आयोडीन होता है। अब इसके बाद देखिए सल्फर जो होता है वह पटाखा के निर्माण में उपयोग होता है। आप जो पटाखा दिवाली के समय फोड़ते हैं उसमें क्या होता है? सल्फर होता है। ऑक्सीजन जो है आप श्वसन में लेते हैं, आप जब सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक, हीरा जो अधातु है वह ज्वेलरी में उसका यूज होता है ना। शीशा काटने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट जो है यह बैटरी और पेंसिल बनाने के काम में आता है। ठीक, इस प्रकार जो है आप बहुत सारे धातु और अधातुओं को क्या करते हैं? अपने ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे शरीर में भी पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका यह अध्याय यहाँ पे अब ख़त्म हुआ। अब देखिए इसमें कुछ अभ्यास प्रश्न है, इसको हम लोग क्या करेंगे? एक एक करके हल कर लेंगे। देखिए इसमें जो पहला जो प्रश्न है वह है सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। ठीक है, इसमें 4 प्रश्न है और इसमें बहुत सारे विकल्प दिए हुए हैं, 4 विकल्प है। जो सही है आपको उसको क्या करना है? सही का टिक लगा देना है। पहला जो प्रश्न है वह क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है? तो आप पढ़ चुके हैं कि पिघलाकर नया रूप देना यानी पतले तार में बदल देना यह धातु का गुण होता है। ठीक, और इसमें लोहा धातु है, बाकी सब अधातु है, इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा? लोहा होगा। ठीक, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको पीट कर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? ठीक, देखिए यह आघातवर्धता जो है यह गुण धातुओं का होता है। ठीक, और इस चारों ऑप्शन में जिंक ही एक धातु है, बाकी सब क्या है? अधातु है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन होगा? जिंक होगा। अगला जो है 3 नंबर, निम्नलिखित में से किसको पतले तार में परिवर्तित किया जा सकता है? तो देखिए पतले तार में परिवर्तित करना यानी तन्यता जो है यह धातु का गुण है। ठीक, और ये इसका आंसर कौन होगा? सोना, क्योंकि इस चारों ऑप्शन में सोना ही धातु है, बाकी सब क्या है? अधातु है। ठीक है, अगला जो है 4 नंबर, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु मानव रक्त में पाई जाती है? तो आप पढ़ चुके हैं पीछे कि मानव का जो रक्त है, खून है, उसमें लोहा का, ये लोहा धातु पाया जाता है। ठीक है, इस तरह से इसको आप कर लेंगे। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में आपको क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, यानी इस 5 प्रश्न में जो रिक्त स्थान है इसमें आपको भरना है। तो पहला प्रश्न है सबसे पुराना धातु डैश है। तो आप पढ़ चुके हैं सबसे पुराना धातु कौन है? सोना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि डैश की पतली पर्णिकाओं का उपयोग चॉकलेट को लपेटने में होता है। ठीक है, तो अल्मुनियम का उपयोग होता है। आप देखते होइएगा सिर्फ चॉकलेट ही नहीं और भी खाने का जो पदार्थ होता है उसको अल्मुनियम का पतला फॉइल में क्या किया जाता है? लपेट के उसको
रखा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि सभी डैश तन्य होती है, तो सभी धातुएं तन्य होती है। आप धातुओं के गुण में पढ़ चुके हैं कि धातु का जो गुण होता है वह क्या होता है, वह तन्य होता है, यानी उसको आप पतला तार में उसको बदल सकते हैं। अगला प्रश्न है कि डैश एक द्रव धातु है, यानी इसमें आपको ऐसा धातु का नाम भरना है जो द्रव अवस्था में है। ठीक है, तो एक ही धातु है जिसका नाम है पारा, मरकरी, है ना। यह किस अवस्था में है, यह द्रव अवस्था में है। ठीक, अगला है डैश एक अधातु है परंतु विद्युत का सुचालक है। ठीक है, तो यह क्या होगा, ग्रेफाइट होगा। ठीक है, ग्रेफाइट एक अधातु होते हुए भी क्या है, विद्युत का सुचालक है, यानी इसे विद्युत आसानी से पास कर जाता है। ठीक, अब देखिए अगला जो प्रश्न है वह है ट्रू फॉल्स, यानी जो सही है उसको सही का निशान लगाना है, जो गलत है उसको गलत का निशान लगाना है। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला जो प्रश्न है वह क्या कह रहा है कि सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो आप पढ़ चुके हैं कि अधातु जो है वह अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक, यह फॉल्स है, यह गलत स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न है कि सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है। सही बात है, सोडियम इतना अभिक्रियाशील है कि इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, नहीं तो यह हवा के साथ ये अभिक्रिया कर जाएगा, अगर पानी में रखेंगे तो पानी के साथ अभिक्रिया कर जाएगा। ठीक है, यह बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, यह सही है। अगला है कि कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक विस्थापित करता है। यह गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि कॉपर जो है वह जिंक से कम अभिक्रियाशील है, तो जाहिर सी बात है यह जिंक सल्फेट के विलयन से विस्थापन नहीं कर पाएगा। अगला है लकड़ी ऊष्मा का सुचालक है, यानी लकड़ी से गर्मी पास हो सकती है। यह भी गलत है ना। लकड़ी अधातु है और इससे ऊष्मा नहीं चल सकती है। अगला प्रश्न है कोयले को खींचकर तार प्राप्त किया जा सकता है। यह भी गलत है, कोयला को खींचेंगे तो यह टूट जाएगा, यह पतला तार में नहीं बदलेगा। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, नीचे दी गई तालिका में गुणों की सूची दी गई है, इन गुणों के आधार पर धातु और अधातुओं में आपको अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, तो देखिए चमक जो है यह धातु में होता है लेकिन अधातु में नहीं होता है, आप पढ़ चुके हैं। तन्यता यानी पतला तार के रूप में बदल देना, यह धातु का गुण है, अधातु का गुण यह नहीं है। आघातवर्धता यानी पीठ के चादर के रूप में बदल देना, यह धातु का गुण है लेकिन अधातु का गुण यह नहीं है। ठीक है, अधातु को जब आप पीटेंगे तो यह टूट फूट के बिखर जाएगा। कठोरता, धातु सामान्यतः क्या होता है, कठोर होता है, लेकिन अधातु कठोर नहीं होता है। ठीक, ऊष्मा का चालकता यानी धातु से जब आप गर्मी पास कराएंगे तो गर्मी एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाएगा, लेकिन अधातु से नहीं जाएगा। विद्युत चालकता यानी बिजली जो है यह धातुओं में एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, लेकिन अधातु में एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है। ठीक है, तो यह सब जो गुण है यह धातु में होता है और अधातु में नहीं होता है। आशा है आप इसको समझ गए होंगे। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर, निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए। आपको इन तीनों के लिए कारण देना है कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, पहला जो है क, इसमें क्या लिखा है कि कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। ठीक है, इसको आप उदाहरण से समझ लीजिए। यहाँ देखिए कॉपर सल्फेट को जब जिंक के साथ मिला गया है तो यहाँ जिंक सल्फेट बन गया है और कॉपर बन गया है। ठीक, लेकिन अगर जिंक सल्फेट को कॉपर के साथ जब मिलाएंगे तो यह कॉपर जो है इसका सल्फेट नहीं ले पाएगा। क्यों नहीं ले पाएगा, क्योंकि यह जो कॉपर है इससे कम अभिक्रियाशील है। ठीक है, मतलब ये कॉपर है यह कमज़ोर था, है ना, जिंक मजबूत था, तब तो दोनों मिला तो जिंक जो है सल्फेट ले लिया और कॉपर को कुछ नहीं हाथ लगा। ठीक, लेकिन अब जब जिंक सल्फेट है और कॉपर है, इस दोनों को मिलाएंगे तो यह जो कॉपर है इसे सल्फेट नहीं ले पाएगा। क्यों, क्योंकि जिंक जो है यह बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, तो इस पहले प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे कि क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, बस इतना ही लिखेंगे कि क्योंकि जिंक जो है वह कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक, अगला प्रश्न है ख, फास्फोरस को पानी में रखते हैं जबकि सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्यों। इसके उत्तर में लिखेंगे क्योंकि फास्फोरस जो है वह हवा से अभिक्रिया करके जल उठता है, इसलिए उसको कहाँ रखते हैं, हम लोग पानी में रखते हैं। और सोडियम और पोटेशियम जो है उसको वह पानी से अभिक्रिया न कर ले, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको मिट्टी के तेल में रखते हैं।
ठीक, सोडियम और पोटेशियम इतना ज़्यादा अभिक्रियाशील है कि यह पानी से भी अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए इसको हम लोग कहाँ रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर कि नींबू के अचार को एल्युमिनियम के पात्रों में नहीं रखते हैं, क्यों? इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि क्योंकि नींबू के अचार में अम्ल होता है, ठीक, जो एल्युमिनियम धातु के साथ अभिक्रिया करके हानिकारक लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, आशा आप इसको समझ गए होंगे, लिख लिए होंगे अच्छे से। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला जो प्रश्न है 6 नंबर, नीचे दिए गए कॉलमों का मिलान कीजिए। इसमें आपको मिलान करना है। तो देखिए, पहला जो है सोना जो है यह आभूषण के काम में आता है। ठीक है, आयरन जो है यह लोहा, यह मशीन बनाने के काम में आता है। ठीक, अल्मुनियम जो है यह खाद्य सामग्री को लपेटने के काम में आता है। कार्बन जो है यह ईंधन के काम में आता है। ठीक है, तांबा जो है यह बिजली के तार में इसका उपयोग किया जाता है। और पारा जो है मरकरी, इसका हम लोग उपयोग थर्मामीटर में करते हैं अपना बुखार चेक करने के लिए। ठीक है, एकदम आसान था। तो यह प्रश्न आप कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, अगला जो प्रश्न है वह 7 नंबर है कि क्या होता है जब, पहला प्रश्न है कि मैग्नीशियम रिबन के दहन के फलस्वरूप प्राप्त राख को जल में घोला जाता है और इसमें लाल लिटमस पत्र डाला जाता है, तो क्या होता है? ठीक है, तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि मैग्नीशियम जलने पर क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। ठीक, जो क्षारीय गुण वाला होता है, अतः यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। कोई भी क्षार जो होता है वह लाल लिटमस को क्या करता है, नीला कर देता है। तो इसके तो उत्तर में आप इतना लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है ख। इसमें क्या कह रहा है कि बंद शीशी में जलते चारकोल को डालकर पानी डाला जाए और नीला लिटमस पत्र डाला जाता है, तो क्या होता है? ठीक, इसका उत्तर में आप लिखेंगे कि बंद शीशी में जलते चारकोल को डालकर पानी डाला जाए तो यह अभिक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बन जाता है। ठीक, जो अम्लीय गुण वाला होता है। ठीक, अतः इसमें नीला लिटमस डालने पर लाल हो जाता है। कोई भी अम्ल जो होगा वह नीला लिटमस उसमें डालिएगा तो वह क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप इसका उत्तर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर। देखिए क्या कह रहा है कि गोलू ने एक बोतल में सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनाया और इसमें लोहे की कुछ पिन यानी कीलें डाल दी। ठीक, एक जलती हुई माचिस की तीली शीशी के मुंह पर रखा तो पॉप ध्वनि के साथ माचिस का तीली भभक्कर जलने लगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, यह जो पॉप ध्वनि के साथ जो माचिस का तीली जला है, यह क्या जला है, यह हाइड्रोजन गैस जला है। ठीक, इसमें पूछ रहा है कि बताइए कौन सी गैस निकली, तो इसमें हाइड्रोजन गैस निकली। इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि क्योंकि हाइड्रोजन, इसमें क्या निकली, हाइड्रोजन गैस निकली, क्योंकि धातु को क्षार के साथ जब अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, हो गया इसका आंसर, एकदम आसान था। तो देखिए, इस तरह से आपका यह अभ्यास प्रश्नावली भी यहाँ पे ख़त्म हुआ। ठीक, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। खुश रहें, पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू।